नमस्कार दोस्तों, डी और एफ ब्लॉक पार्ट नंबर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। इस चैप्टर का 5th पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ट्रांजिशनल मेटल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स 3D सीरीज जो है वो आज पूरी हो जाएगी। उसमें इससे पहले हम 8-9 टॉपिक स्टडी कर चुके थे। 10वां टॉपिक आपने पास ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो जो संक्रमण तत्व है, जो ट्रांजिशनल मेटल है, उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। जनरली जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो दी जाती है N+X रूट से दी जाती है, N+X, जहां पर जो N है वो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में पाए जाने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो X है वो है S ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स। S ब्लॉक में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों को काउंटिंग कर लेंगे, और काउंटिंग करने के बाद क्या होगा आपके पास, इसकी हम ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे 3D सीरीज में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक, जिनमें इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आर्गन तो सब में ही है, आर्गन तो सब में आएगा। इसका होगा 4s2 3d1, इसका 4s2 3d2, 4s2 3d3, एक्सेप्शन है 4s1 3d5, इसका होगा 4s2 3d5, इसका होगा 4s2 3d6, इसका 4s2 3d7, इसका 4s2 3d8, एक्सेप्शन कैसा है 4s1 3d10, और जिंक का होगा 4s2 3d10। जरा देखो 3D सीरीज में सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, पहला ही क्वेश्चन। बट क्रोमियम का और कॉपर का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्यों? जिसका रीजन है एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद स्टेबल फुल फील्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सुनिए। डी ब्लॉक तत्व ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सारी ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, जैसे Mn2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है। तो क्या इतनी ज्यादा या वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का कारण क्या है? सवाल पूछ सकता है। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। व्हाई ट्रांजिशनल एलिमेंट शोस वेरिएबल वैलेंसीज? ड्यू टू वेरी लेस गैप बिटवीन Ns एंड N-1d। Ns और N-1d के बीच में जो ऊर्जा का अंतराल होता है, जो गैप होता है, वो बहुत कम होता है। इस कारण से ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन अवस्थाएं, बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं। अगली बात, 3D सीरीज में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो होता है Mn+7। रीजन, N अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 5, प्लस S ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। Fe की बात करूं तो देखो यहाँ आपके पास +2, अनपेयर्ड तो 4 ही है, तो कितनी हुई मैक्सिमम? 6, वापस डिक्रीज होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, और सबसे ज्यादा 7 + 7 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? Mn। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में सवाल आपने क्या देखा? N+X से दी जाती है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +7 होती है, सभी की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पर Cr और Cu की +1 होती है। रीजन, हाफ फील्ड और फुल फील्ड। अगली बात, सारे एलिमेंट, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, बट राजस्थान बोर्ड का फिर से क्वेश्चन, 3D सीरीज में ऐसे कौन से तत्व हैं जो वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाते? तो पहला होगा आपके पास स्कैंडियम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3, और एक होता है आपके पास जिंक, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं 3D सीरीज में जो वेरिएबल वैलेंसीज को प्रदर्शित नहीं करते। अगला सुनिए, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की अपन बात करें तो ये जो संक्रमण तत्व है ये ट्रांजिशनल मेटल है। ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने कहा Mn की होती है +7 किसके साथ? तो आप देखोगे K1O4 में, देखो K1O4 किसके साथ शो कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ शो कर रहा है। निकाल के देख लो, इसका माना X, K पर होता है +1, ऑक्सीजन पर अकेले पर -2, तो 4 पर हो गया -8 बराबर 0, X बराबर कितना हो गया? 7। वैसे भी 7 होती है, और Mn ऑक्सीजन के साथ भी 7 दिखा रहा है। मींस ट्रांजिशनल एलिमेंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऑक्सीजन और फ्लोरीन का स्मॉल साइज, पहली बात छोटा आकार।
स्मॉल साइज, और दूसरी बात है इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। स्मॉल साइज होता है या हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी कह सकते हैं, उच्च विद्युत ऋणता, ठीक है। स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणता। तो सवाल पूछा जाए ऑक्सीजन व फ्लोरीन, ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ ही संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो आंसर होगा इनका आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणता का मान उच्च होता है। Why transitional element shows higher oxidation state with oxygen and fluorine due to small size and high value of electronegativity। अगली बात सुनिए, इन ये तत्व जो आपके पास उच्च ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखाते हैं। तो जब ये निम्न ऑक्सीकरण अवस्था लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तब ये आयनिक नेचर के होंगे। लेकिन जब ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कैसे होंगे? कोवलेंट नेचर के होंगे। तो ध्यान रखना, संक्रमण तत्व निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक नेचर के होते हैं, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे होते हैं? कोवलेंट नेचर के होते हैं। इसके साथ एक बात और बता दूं, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये कोवलेंट है, ठीक है, ये सहसंयोजक प्रकृति के हैं, जबकि ये कैसे प्रकृति के? आयनिक प्रकृति के। और जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें कोवलेंट सहसंयोजक प्रवृत्ति के साथ साथ ये अम्लीयपन दिखाएगा, तो ये होगी इसमें अम्लीय प्रकृति। तो सवाल ये भी पूछ सकता है आपसे कि जैसे दो चार नाम दे दिए, जैसे दे दिया है MnO, जैसे आपसे कह दिया MnO2, जैसे आपको कह दिया MnO4 माइनस, इस प्रकार से दे दिया, और पूछा कि इसकी कोवलेंट नेचर क्या होगी या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, या अम्लीय प्रवृत्ति किसकी है, एसिडिक नेचर कौन है, बेसिक नेचर कौन है, एम्फोटेरिक कौन है। तो आप याद रखना, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 या इससे कम हो वो बेसिक नेचर का होगा, वो होगा बेसिक नेचर का। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है वो एम्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी, एम्फोटेरिक, इसको कह सकते हैं आप उभयधर्मी, उभयधर्मी। और जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या इससे ज्यादा हो तो वो होगा आपके पास अम्लीय प्रवृत्ति का। वो कैसा होगा? अम्लीय प्रवृत्ति होगा। 4 या 4 से ज्यादा अम्लीय, 3 होगा फिक्स 3 तो उभयधर्मी एम्फोटेरिक या एम्फोलाइटिक, +2 होगा तो आपके पास बेसिक नेचर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट में लास्ट टॉपिक, कोई जरूरी नहीं ये अपनी ऑक्सीकरण अवस्था हाईएस्ट दिखाए लोएस्ट दिखाए, कुछ एलिमेंट जैसे संक्रमण संकुल यौगिकों में होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में होता है, आपने सुना होगा NiCO4। तो होगा क्या कि कुछ संकुल यौगिकों में NiCO4 जो CO लिगेंड है ये उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, तो निकल पर चार्ज कितना हो गया? 0। तो यह अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को 0 भी कर सकते हैं, जैसे NiCO4 FeCO5, इस प्रकार से क्या कर सकते हैं? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट को भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट को दोबारा से बता देते हैं, N+X रूट से बताई जाती है। N है आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, S है S खंड के इलेक्ट्रॉन। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्सीडेशन स्टेट Mn शो करता है +7। सभी तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +2, परंतु Cr और Cu दिखाते हैं +1, जिसका कारण अर्धपूरित व पूर्णपूरित, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड स्टेट। अगली बात, इन तत्वों में परिवर्तनशील संयोजकता पाई जाती है, जिसका कारण है NS व N-1D के बीच में अल्प गैप होता है। जो गैप होता है उसकी जगह बहुत कम होती है, लेस गैप होता है। तीसरी बात, इसमें से स्कैंडियम और जिंक परिवर्तनशील संयोजकता नहीं दिखाते, इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट स्कैंडियम की +3 और जिंक की +2 होती है। अगली बात, ऑक्सीकरण संक्रमण तत्व ट्रांजिशनल एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन व फ्लोरीन के साथ प्रदर्शित करते हैं, जिसका कारण इसका छोटा आकार व उच्च विद्युत ऋणता है, स्मॉल साइज और हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगली बात, लोएस्ट जब ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो आयनिक होंगे, आयनिक के साथ बेसिक नेचर होता है। कोवलेंट हुए तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके साथ ही एसिडिक अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला टॉपिक पढ़ते हैं इसमें चुंबकीय गुणधर्म। डी ब्लॉक तत्वों का राजस्थान बोर्ड के कोर्स के हिसाब से ये लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों। अगली बात पढ़ रहे हैं हम चुंबकीय गुणधर्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सवाल पूछा जाएगा, जैसे सवाल आ गया, संक्रमण तत्व मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, जिसका कारण है आपके पास इसमें पाई जाने वाली 2 प्रकार की गतियां। फर्स्ट होगी आपके पास कक्षकीय गति, कक्षकीय गति, और दूसरी होगी इसमें चक्रण गति।
दूसरी होगी चक्रण गति। इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन या ऑर्बिटल मोशन, और इसको बोलते हैं स्पिन मोशन। ये होती है आपके पास म्यू एल और ये होती है आपके पास म्यू एस। संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुणधर्म का मुख्य कारण है इसमें पाई जाने वाली दो प्रकार की गतियां। पहली है आपके पास कक्ष की गति म्यू एल और दूसरी आपके पास चक्रण गति म्यू एस। तो कुल चुंबकीय आघूर्ण या कुल चुंबकीय जो गुणधर्म है वो प्रदर्शित होता है म्यू टोटल इक्वल्स टू म्यू एल प्लस म्यू एस, दोनों का जोड़ होता है। परंतु आपको बता दूं, अभी आपने बात की थी इससे जस्ट पहले, ns और n-1d के बीच में गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन लूज बॉन्डेड होते हैं, ढीले बंधे हुए होते हैं, और ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन फट से बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें जो म्यू एल का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0। सो टोटल चुंबकीय आघूर्ण किस पर डिपेंड करते हैं, म्यू एस पर। संक्रमण तत्वों में कुल चुंबकीय आघूर्ण चक्रण गति पर ही निर्भर करते हैं, कक्षीय गति पर निर्भर नहीं करते। ठीक है, तो क्या mu total is depend on mu s, only spin momentum, only spin motion, not orbital motion, because loose bonded electron shows value of mu l is 0। अगली बात करते हैं, ये जो आपके पास चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला इससे पहले आपने संकुल यौगिकों में भी पढ़ा था। तो चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू बराबर म्यू इक्वल्स टू n+2, जहां n क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। यहां से आप कहते हो म्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू इक्वल्स टू हो गया आपके पास चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंटम, और उसको आप निकाल सकते हैं n+2, और n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी यूनिट होती है bm, बोर मैग्नेटॉन। इसकी यूनिट है आपके पास बोर मैग्नेटॉन, और एक बोर मैग्नेटॉन किसके बराबर होता है, 4 पाई EH अपॉन 4 पाई MC के बराबर। EH अपॉन 4 पाई MC के बराबर 1 बोर मैग्नेटॉन इक्वल्स टू EH अपॉन 4 पाई MC। अब ये जो आपके पास चुंबकीय आघूर्ण बना है, इस चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर जो संक्रमण तत्वों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। संक्रमण तत्व के जो पदार्थ बनते हैं, जो आपके पास सब्सटेंस बनते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपके पास प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट दूसरा होता है आपके पास अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और तीसरा होता है लोह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक। अगली बात करते हैं, देखो जब इसमें इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं पूर्ण भरे होते हैं, डी ब्लॉक पूर्ण भरे होते हैं, जैसे D10 ऐसे, तो जो आपके पास पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन होंगे, कक्षकों में पूर्ण भरे इलेक्ट्रॉन है, तो वो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे। ऐसे पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं। इस पर जो ताप का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का जो इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, इस पर टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ताप से प्रभावित नहीं होगा। तीसरी बात अनुचुंबकीय, ऐसे पदार्थ, ऐसे एलिमेंट जिसमें उनके बायतन कोष में, उनके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, युग्मित नहीं होते हैं, पेयर नहीं बनते हैं, वो आपके पास अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों को जब आप चुंबकीय क्षेत्र में रखते हो, ये प्रतिकर्षित होते थे, ये आपके पास आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, इस पर टेम्परेचर का नो इफेक्ट, इस पर आपके पास रेसिप्रोकल होगा, यूं कह सकते हो इनवर्सली प्रपोज होगा। तीसरी बात फेरोमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो परमानेंट चुंबक बन जाते हैं, जैसे फेकोनीसिया। इसको याद करने का तरीका, इसके एग्जांपल फेरस, कोबाल्ट, निकल और क्रोमियम। फेकोनीसिया, इस प्रकार के पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वो पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको टेम्परेचर देने से, स्ट्रेस करने से, चोट देने से ये अपनी मैग्नेटिक टेंडेंसी, अपनी चुंबकीय प्रवृत्ति को खो देते हैं। इसमें इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय, लघु लोह चुंबकीय, इन सब पदार्थों को हमें सॉलिड स्टेट में डिटेल से पढ़ना है। अगली बात करते हैं दोस्तों, ये आपका डी ब्लॉक की टोटल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गई है आरबीएसई बोर्ड के हिसाब से। सीबीएसई के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रोड विभव,
और दूसरे 2-4 टॉपिक रहेंगे, लेकिन आरबीसी के हिसाब से डी ब्लॉक का टॉपिक खत्म हो गया। नमस्कार, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।